विवादों के बीच शाहरुख खान की फिल्म पठान सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है और फिल्म को लेकर शाहरुख खान के फैंस बेहद उत्साहित हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सिनेमाघरों के बाहर किस कदर भीड़ लगी है और फैंस फिल्म देखने के लिए बेताब हैं। हम शाहरुख के पिक्चर के लिए आए हैं, शाहरुख के स्टारडम को सेलिब्रेट करने के लिए आए और सारे पठान देखने आए। और जहां एक तरफ फिल्म को लेकर फैंस में उत्साह है, वहीं फिल्म का विरोध भी हो रहा है। विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें कानपुर की है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने काला कपड़ा बांधकर फिल्म पठान के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन लोगों ने सिनेमाघरों के मालिकों से फिल्म न दिखाने की मांग की है। इस मूवी को न चले, इसका पहले प्रथम दृष्टया आग्रह करेंगे। यदि वो नहीं मानते हैं तो फिर उसके लिए यदि हिंदू समाज कोई भी प्रतिक्रिया करेगा तो उसका जिम्मेदार थिएटर मालिक ही होंगे। मध्य प्रदेश के रतलाम में भी हिंदू संगठनों ने फिल्म की रिलीज का विरोध किया है और सिनेमा हॉल के बाहर पोस्टर फाड़ दिए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि फिल्म रिलीज होने के बाद ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अब किसी भी स्थिति के लिए सिनेमा हॉल मैनेजमेंट जिम्मेदार होगा। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव मंगलवार को अपने विधानसभा चुनावी क्षेत्र राघोपुर पहुंचे थे, जहां पर तेजस्वी यादव को विकास योजनाओं की शुरुआत करनी थी। लेकिन चुनावी क्षेत्र पहुंचे तेजस्वी यादव के सामने ही लोगों ने विकास के मुद्दे को लेकर जमकर विरोध जताया और खरी खोटी सुनाई। दरअसल बिहार के डिप्टी सीएम और राघोपुर से विधायक तेजस्वी यादव अपने विधानसभा क्षेत्र में 60 करोड़ की विकास योजनाओं की शुरुआत करने के लिए पहुंचे थे। लेकिन राघोपुर थाना क्षेत्र के मलिकपुर में बीच रास्ते में ही लोग सड़क की मांग को लेकर हंगामा करने लगे। पुलिस कोशिश करती रही कि प्रदर्शनकारियों को हटाया जाए, लेकिन वो नहीं हटे। हालांकि जब तक विरोध प्रदर्शन हुआ तब तक सुरक्षा कर्मियों की सांसें अटकी देखते हुए डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव अपनी कार से उतरे और लोगों की शिकायतें सुनी। साथ ही साथ उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को जल्द ही पूरा किया जाएगा। राघोपुर लालू परिवार के लिए सुरक्षित सीट मानी जाती है। यहाँ पर राजद का अपना अलग वोट बैंक है। फरवरी 2019 में की गई भारत की सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। माइक पोम्पियो ने कहा है कि भारत की तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने उन्हें बताया था कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान भारत पर परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है और भारत भी जवाबी कार्रवाई की तैयारी में है। पोम्पियो ने यह खुलासा अपनी किताब नेवर गिव एन इंच फाइटिंग फॉर द अमेरिका आई लव में किया है। पोम्पियो के मुताबिक तब उन्होंने तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से कुछ नहीं करने को कहा था और सब कुछ ठीक करने के लिए थोड़ी मोहलत मांगी थी। पोम्पियो ने अपनी इस किताब में जिक्र किया है कि 27 फरवरी 2019 को जब वो वियतनाम में थे तब उन्हें इसकी खबर मिली थी, जिसके तुरंत बाद उनकी टीम इस संकट को टालने में जुट गई थी। पोम्पियो ने किताब में आगे लिखा है, मुझे नहीं लगता कि दुनिया ठीक से जानती है कि फरवरी 2019 में भारत पाकिस्तान के बीच तनातनी किस तरह परमाणु हमले के करीब पहुंच गई थी। सच तो ये है कि मुझे भी इसका सही जवाब नहीं पता है। मुझे बस इतना पता है कि ये वहां तक पहुंचने के बहुत करीब थी। आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान में इन दिनों सियासी संग्राम भी छिड़ गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नेता और इमरान सरकार में मंत्री रहे फवाद चौधरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फवाद ने इमरान खान के आधिकारिक निवास जमान पार्क के बाहर चुनाव आयोग को चुनौती दी थी। इसके बाद वो घर लौट रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार फवाद चौधरी के खिलाफ बीती रात इस्लामाबाद के कोहसर पुलिस स्टेशन में पाकिस्तानी चुनाव आयोग के सचिव उमर हमीद की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई थी। शिकायत में कहा गया कि फवाद चौधरी ने चुनाव आयोग और इसके सदस्यों को धमकाने वाली भाषा का इस्तेमाल किया। इससे पहले खबर थी कि लाहौर पुलिस इमरान खान को गिरफ्तार कर सकती है। इसके बाद देर रात ही इमरान के समर्थक उनके घर के बाहर पहुंच गए और शहबाज सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इससे पहले इमरान खान ने शहबाज शरीफ को 90 दिनों के अंदर चुनाव कराने की चुनौती दी थी। श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस ने करीब 75 दिन के अंदर 6,629 पन्नों की चार्जशीट दायर की है। चार्जशीट को फोरेंसिक और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के आधार पर तैयार किया गया है और इसमें 150 गवाहों के बयान का जिक्र है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक हत्या वाले दिन श्रद्धा अपने किसी दोस्त से मिलने गई थी। इसी पर आरोपी आफ्ताब भड़क गया और उसने श्रद्धा की हत्या कर दी। जिस दिन इंसिडेंट हुआ है उस दिन ये अपने फ्रेंड से मिलने गई थी, अपने मित्र से,
तो जिसके आधार पे ये वायलेंट हुए हैं और फिर ये इंसिडेंट मर्डर का हुआ है। दिल्ली पुलिस ने इस केस की जांच के लिए 9 टीमें बनाई थी। जांच का दायरा दिल्ली के अलावा गुरुग्राम, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश तक फैला हुआ था। पूछताछ में आरोपी आफ्ताब ने बताया कि उसने शव के टुकड़े किए थे। इनिशियली हम लोगों ने 9 टीम्स फॉर्म की तुरंत ही। एक SIT का भी गठन हुआ DCP साउथ के अंडर। टीम्स को डिस्पैच भी किया गया। अदालत ने आरोपी आफ्ताब की न्यायिक हिरासत 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश में इसी साल नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले ही राजधानी भोपाल का नाम बदलने की मांग तेज होने लगी है। भोपाल में राम कथा करने पहुंचे जगत गुरु रामभद्राचार्य ने CM शिवराज सिंह चौहान से राजधानी का नाम बदलकर भोजपाल रखने की मांग की है। रामभद्राचार्य का कहना है कि जब तक भोपाल का नाम नहीं बदला जाता तब तक वो यहाँ पर अगली कथा करने नहीं आएंगे। क्योंकि भोपाल को भोजपाल कर्म को बहुत अंतर नहीं पड़ेगा, तो जगह ही अंतर पड़ रहा है। रामभद्राचार्य की इस मांग को MP सरकार ने खारिज कर दिया है। राज्य की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने कहा है कि जगत गुरु बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन जहां तक नाम बदलने की बात है वो तथ्यों और प्रमाण के हिसाब से ही बदला जाता है। भोपाल का नाम निश्चित रूप से तथ्य प्रमाणों के आधार पर बदला ही जाएगा, क्योंकि रामभद्राचार्य जी, जगत गुरु शंकराचार्य जी, वो बहुत ही विद्वान आदमी है और तथ्य प्रमाणों के आधार पर बात करते हैं। इस इमारत के मलबे में अभी भी लोग फंसे हैं। 12 से ज्यादा लोगों को बिल्डिंग से निकाल लिया गया है, लेकिन कुछ लोग अभी भी बिल्डिंग के मलबे के नीचे अपनी जिंदगी बचाने की कोशिश में लगे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कुछ लोग फोन कर अपने परिजनों से बाहर निकालने की गुहार लगा रहे हैं। करीब 5 लोग हैं, बातचीत कर रहे हैं सर। हाँ, कांटेक्ट हुआ है उन लोगों से। मंगलवार शाम को बिल्डिंग गिरते ही अचानक अफरा तफरी मच गई। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तुरंत ही मौके पर NDRF और SDRF की टीम पहुंची। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे और घायलों को हर सुविधा मुहैया करवाने के निर्देश दिए। प्रशासन के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने में अभी कुछ और घंटे का वक्त लग सकता है। दुनिया के मशहूर एकेडमी अवार्ड्स की दौड़ में शामिल फिल्मों का मंगलवार को ऐलान कर दिया गया। ऑस्कर अवार्ड्स में हर कैटेगरी के लिए अंतिम 5 फिल्मों को चुना जाता है और कल इन्हीं अंतिम 5 फिल्मों के नामों की घोषणा कर दी गई। इस बार ऑस्कर अवार्ड की 3 कैटेगरी में भारतीय फिल्मों ने जगह बनाई है। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में RRR के नाटू नाटू को अंतिम 5 में चुना गया है। शौनक सेन की मशहूर फिल्म ऑल दैट ब्रीथ्स ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म की कैटेगरी में जगह बनाई है। कार्तिकी गुजाल्वेस और गुनीत मोंगा की फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म की कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है। हालांकि फाइनल नॉमिनेशन लिस्ट में छेलो शो, द कश्मीर फाइल्स, कांतारा और गंगूबाई काठियावाड़ी को झटका लगा है। ये सारी फिल्में ऑस्कर जीतने की रेस से बाहर हो गई हैं। आपको बता दें कि RRR को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में गोल्डन ग्लोब अवार्ड पहले ही मिल चुका है। धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस पर विवादित बयानबाजी का सिलसिला जारी है। पूर्व विधायक और समाजवादी पार्टी नेता ब्रजेश प्रजापति ने श्री रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को विवादित बताते हुए इसे बदलने या बैन करने की मांग की है। स्वामी तुलसीदास जी ने अपनी रामचरितमानस में जो लिखा हुआ है, जो पंक्तियां आपत्तिजनक हैं, हमारी सरकार से मांग है कि उन आपत्तिजनक पंक्तियों को या तो हटा दिया जाए या पूरी तरीके से रामचरितमानस को बैन कर दिया जाए। बीजेपी का आरोप है कि विशेष वोट बैंक को खुश करने के लिए अखिलेश यादव के इशारे पर यह विवाद पैदा किया जा रहा है। और रामद्रोही की पार्टी में जाकर यदि इस प्रकार का उनको कहीं न कहीं प्रेशर रहता है, क्योंकि एक नहीं अनेकों लोग वहाँ के इसके ऊपर इस प्रकार के हैं, तो कोई विशेष वोट बैंक को खुश कैसे किया जाए? तो जब राम को गाली देंगे तो विशेष लोग खुश होंगे। विशेष लोग खुश करने के लिए वो इस प्रकार की बात करना। स्वामी प्रसाद मौर्य पर लखनऊ के हजरतगंज में FIR दर्ज हुई है। कोर्ट ने इस मामले में ठाकुरगंज पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। आज इस मामले पर अदालत में सुनवाई होगी। साल 2023 क्रिकेट के लिहाज से बेहद अहम है और इसका कारण है भारत में ही होने वाला वर्ल्ड कप।
मिशन वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया ने श्रीलंका और अब न्यूजीलैंड को घर में वनडे सीरीज में मात देकर साल का बेहतरीन आगाज किया। मंगलवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ इंदौर में हुए वनडे मैच में जीत हासिल करते ही टीम इंडिया ने एक नया कीर्तिमान भी हासिल किया। भारतीय टीम अब वनडे रैंकिंग में नंबर 1 बन गई है। वो पहले से ही T20 रैंकिंग में नंबर 1 पर मौजूद थी। रैंकिंग में अब टीम इंडिया का दबदबा और कप्तान रोहित शर्मा की अगुवाई में भारतीय टीम आगे बढ़ रही है और निगाहें सीधा वनडे वर्ल्ड कप 2023 पर टिकी हैं। कल इंदौर में खेले गए मैच में रोहित शर्मा और शुभमन गिल की शानदार पारी की बदौलत टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को क्लीन स्वीप कर दिया। भारत ने तीसरे वनडे में न्यूजीलैंड को 90 रनों से हरा दिया। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 50 ओवरों में 9 विकेट खोकर 385 रन बनाए। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 41 ओवर में सभी विकेट खोकर 295 रन ही बना सकी। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।